मुझे लगता है कि होम्योपैथी आसान है। कई बार लगता है कि हम लोगों ने इसको मुश्किल बना लिया, ना समझी, प्रॉपर्ली समझा नहीं चाहिए। डॉक्टर हनीमैन हैज क्लियरली डिफाइंड व्हाट टू डू। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि एक्चुअली करना क्या है। एंड उन्होंने लिखा फिक्स्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इजीली कंप्रहेंसिबल फिक्स्ड प्रिंसिपल। इजीली कंप्रहेंसिबल ना, हमको लगा होगा शायद कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। करना क्या है, नई चीज है, कैसे करना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो इससे आसान कुछ और नहीं कि करना क्या है। एंड दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन ऑर्गेनाइज क्रोनिक डिजीज इन द राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर। पहले फ्रेज में ही वो कहते हैं कि द होल एम ऑफ फिजिशियन इज टू रिस्टोर द सिक, यू हैव टू क्योर। हमारा टारगेट क्या है? सिक को ठीक कर, नॉट अबाउट द सिकनेस। दिस होल concept is about restoration of the health for the patient, for the person. In second aphorism, he writes that rescue should be rapid, gentle, and permanent restoration. It's not like that मैंने दवाई दी है, थोड़ा आराम आ गया, फिर दिक्कत हो गई, फिर ऐसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ गई, एडमिट होना पड़ा। एक्सट्रीम सिचुएशन कोई ऐसी बन जाए, कोई ऐसा एक्साइटिंग कॉज आ जाए, या कोई इस तरह का, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जो उन्होंने लिखी है, क्या करना है होम्योपैथी, आपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पेशेंट। इन थर्ड ऑब्जर्वेशन डॉक्टर हेनीमैन says that if the physician clearly perceive what is to be cured in the patient and what are it, that is in each individual case, and what is curative power of the medicine, that is in each individual medicine, and if we clearly adopt it, if we are able to define what is undoubtedly morbid in the patient, और अगर वो हम चीज उस मेडिसिन के अंदर भी वो क्यूरेटिव है, अगर दोनों को अडॉप्ट कर पाते, दोनों को अप्लाई कर पाते, देन द क्योर मस्ट इज। क्या कहना चाहते हैं, क्यों लिखा उन्होंने ऐसा, क्यों लिखा उन्होंने? इन द बिगिनिंग ऑफ द आर्गुमेंट, द थर्ड ऑफरेज ही राइट्स, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, क्या क्या कहना चाहते हैं, सोचिए जरा। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन द पेशेंट एंड व्हाट आर द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेडिसिन। एक मेडिसिन क्या चीज ठीक करती है, और पेशेंट के अंदर अनडाउटेडली मॉर्बिड क्या है, अनडाउटेडली मॉर्बिड क्या है। जैसे एक इंसान की लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, पिताजी ने सबके सामने बेइज्जत करके रखा हुआ है, बीवी बच्चों के सामने समाज में उल्टा सीधा बोल देते, मॉडिफिकेशन हो रहा है। वाइफ कैसी है, उसने अलग टॉर्मेंशन क्रिएट कर रखा है लाइफ में, उसने लाइफ अलग टॉर्मेंट कर रखी है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो एक अलग इनसिक्योरिटीज बनी हुई है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। फ्यूचर को लेके अलग इनसिक्योरिटीज है, काम हो नहीं पा रहा है उसके लिए अलग स्ट्रेस है। तो एक इंसान की लाइफ में मोटिफिकेशन भी है, इनसिक्योरिटीज भी है, ह्यूमिलिएशन भी है, ग्रीफ भी है, एम्बिशन डिसीव भी है, एंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सपोज, दिस इज द केस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या लिखा उन्होंने, if he clearly perceive what is to be cured in the patient, that is in each every individual case of the sickness, and what is curative properties of the medicine। मेडिसिन के अंदर क्या क्यूरेटिव है,
अगर दोनों को आपस में हम अडॉप्ट कर पाए, व्हाट इज अनडाउटेडली मॉर्बिड इन द पेशेंट, ये सारी चीजें मॉर्बिड है। एक्चुअली मॉर्बिड क्या है, कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिख देते कि होम्योपैथी आसान हो जाता। तो अगर टॉर्मेंशन वाइफ से ज्यादा टॉर्मेंट है या लाइफ में और चीजों से टॉर्मेंशन कैसे है, तो टॉर्मेंशन की कौन सी मेडिसिन ऐसी है आप जो टॉर्मेंशन को क्योर कर सकती है? चाइना। अगर मॉर्टिफिकेशन इज कॉजिंग द पैथोलॉजी, देन इट शुड बी ट्रीटेड विद द स्टफ इज करिए। सारे राइटर्स ने, एलन ने, डॉक्टर एलन, डॉक्टर कैम्स, मॉर्टिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड विद इन मोस्ट अदर रेमेडीज आर आल्सो देयर है ना, कार्डियम में मॉर्टिफिकेशन है और भी मेडिसिन में मॉर्टिफिकेशन। इफ इट इज वैक्सेशन कि लाइफ में वो इतना लगा हुआ चीजों को मैनेज करने में लगी हुई, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रही, वो दुख में भी है और नाराज भी है। annoyance, if it is annoyance, if it is vexation or annoyance which is causing the pathology, then this vexation and annoyance of the patient should be treated with the Colocin. Colocin will treat the vexation and annoyance, and if this is the ambition in his life, कि अगर वो ambition के पीछे पड़ा हुआ है कि ambition अचीव, टारगेट अचीव, हार्डशिप लाइफ में प्रोड्यूस लेके आ रहा है, हार्डशिप लेके आ रहा है लाइफ में, या एम्बिशन डिसीव्ड हो गया, गिव अंडरटेक नथिंग लीस्ट ही विल फेल। जो चाहिए था वो मिला नहीं, जो मिला तो वो एम्बिशन रिसीव करने के बाद में अपने एरोगेंस में पड़ा हुआ एटीट्यूड, हु केयर्स, मुझे नहीं चाहिए। एम्बिशन, दिस टारगेट, दिस एम्बिशन का डिसेप्शन, इफ दिस इज प्रेसिपिटेटिंग द पैथोलॉजी, तो फिर शायद हमें नक्सोन का ही जरूरत पड़े। सो इफ इट इज दैट एंटागोनिज्म, दैट इर्रेजोल्यूशन, जहां पे वो मोटिफाइड हो रहा है, जहां वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट कर रहा है, और वो उनसे इर्रेजोल्यूशन की वजह से निकल भी नहीं पा रहा, सोचता है कि निकल जाऊं, छोड़ के सब भाग जाऊं, फिर लगता है कहाँ जाऊंगा यार, यहीं पड़ा रहता हूँ, यहीं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। If things are happening like this, then this antagonism and resolution and mortification, this type of mortification will be treated with the anacardia। ऐसे ढेर सारी मेडिसिन, हर मेडिसिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। हर मेडिसिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये मेडिसिन इस फिनोमेना को ठीक करेगी। छोटी सी चीजें हैं, वो कोई बड़ी मेडिसिनल पिक्चर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान की कहानी दास्तां अलग है। तो हमें क्या करना होता है, हमको उस मेडिसिन के अंदर डिफाइन करना है कि इस मेडिसिन के वो फिनोमेना कौन सा है, वो एक लाइन का है कि इस तरह की चीजें अगर इस तरह से पैथोलॉजी रन करेगी, साइकोलॉजी रन करेगी, साइकोपैथोलॉजी रन करेगी, इस तरह से इस वजह से पैथोलॉजी पैदा होगी। अगर हम हर मेडिसिन में ये चीज डिफाइन कर लें तो मटेरियल मेडिकल कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, होम्योपैथी कोई बहुत मुश्किल चीज। हमने समझा नहीं कि करना क्या था, क्या करना था, मेडिसिन में कौन सी चीज ऐसी है जो क्यूरेटिव, जो मेडिसिन ठीक कर सकती है किसी इंसान के अंदर से, पेशेंट के अंदर कौन सी चीज ऐसी चीज है जो अनडाउटेडली मॉर्बिड है जिसकी वजह से वो पैथोलॉजी पैदा। अगर एक बार इस चीज को हमने डिफाइन कर लिया तो फिर क्या मुश्किल रह गया। फर्ज नंबर 5, उन्होंने बोला यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर और मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज इन एक्यूट डिजीज। एंड यदि एक्यूट डिजीज के बारे में बोल दिया, एक्साइटिंग कॉज खोजो, उसका इफेक्ट देखो, दवाई दो। एंड बट उन्होंने क्रोनिक डिजीज में नहीं बोला कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से ठीक है। क्रोनिक डिजीज के बारे में उन्होंने क्या बोला, most significant point in the whole history of chronic disease to enable him to discover the fundamental cause which is generally due to a chronic miasm। undoubtedly morbid क्या है, miasm। miasm कहाँ से ब्रेक हुआ, उन्होंने लिखा ना कि एक बार अगर miasm ब्रेक हो गया तो वो होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, उसका लिए कोई दूसरा तरीका है। acute disease may return to its dormant state
बट क्रोनिक डिजीज की डेफिनेशन क्या है? डॉक्टर कैंट ने भी बोला क्रोनिक डिजीज की डेफिनेशन क्या है कि दे विल एंड विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट इफ नॉट ट्रीटेड होम्योपैथिकली। तो मियाज्म एक बार ब्रेक कर गया तो आपको खोजना है ना किस चीज की वजह से मियाज्म ब्रेक। तो मियाज्म को नाम सुन के लोग डर गए। तो डॉक्टर एनिमल ने क्रोनिक डिजीज के प्रीफेज में लिख दिया इन प्रेजेंटिंग दीज थिंग्स टू द homeopathic community, I must doubt that my contemporaries will not comprehend the logical sequences of teachings of mine laid down here, and a more conscientious progeny will come, and that will only have the advantage of लिखा हुआ। तो मेरे ख्याल से उस चीज का इम्पैक्ट इतना पड़ गया कि लोग, मैंने देखा किसी को, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी को, लेकिन मैंने देखा केस टेकिंग प्रोफार्मा दिस और आगे नीचे लिखा डायग्नोसिस ऑफ मियाज्म। कैसे करोगे डायग्नोसिस ऑफ मियाज्म? मियाज्म कोई अलग चीज है क्या? मियाज्म कोई अलग चीज है? कैसे करोगे? कहाँ से इन्वेस्टिगेट करोगे? क्या आप इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉजेशन, तो क्या कॉजेशन में मियाज्म नहीं है? क्या पेशेंट की पैथोलॉजी में मियाज्म नहीं है? क्या उसकी लाइफ में मियाज्म नहीं है? मियाज्म तो एक जीवन का हिस्सा है ना, मियाज्म तो प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या लिखते हैं वो डॉक्टर ने? हम घबरा गए मियाज्म का नाम सुन के, शायद टेंशन में आ गए ये नहीं क्या चीज देंगे। उन्होंने मियाज्म दिया, उसको समझने की जरूरत है कि आप सुपरफिशियल प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि कुछ भी सिम्टम लेके कुछ भी दवाई दे रहे हैं ना। ऐसा ना हुआ कि उन्होंने बताया सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से दवाई दो, तो दुनिया सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से दवाई देने लगी। आप सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब सिर्फ इतना सुपरफिशियली प्रिस्क्राइब ना करें। इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने मियाज्म दिया कि आप दवा दे रहे हैं, पेशेंट को सिम्टम्स में आराम मिल जा रहा है, उसकी पैथोलॉजी ठीक नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ये नई चीज है, इसको लोग शायद समझे कि नहीं। उनका सोचना ठीक भी था, लोग नहीं समझे। हम मियाज्म के लेके लोग इतने वो कंफ्यूज क्यों रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मियाज्म उनका, जब लोग कह रहे हैं कि मियाज्म कंसीडर करो, तो उनका कहना मतलब है कि आप सुपरफिशियल प्रिस्क्रिप्शन मत करिए। अफरेज नंबर 205 क्या लिखते हैं वो कि a true homeopathic physician never treats the primary symptom of the miasm nor the secondary symptom of the miasm, but he treats the miasm itself, by which its primary symptom or the secondary manifestation will disappear spontaneously। न तो हमने स्मॉल पॉक्स का ठीक करना है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, ना हमने सोरियासिस के सिम्टम को ठीक करना है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। स्पष्ट लिखा। डॉक्टर हैनीमैन ने बोला मियाज्म समझना है, तो लोगों ने मियाज्म लेना है। तो उन्होंने क्यों कहा? अगर हम चीजों के पीछे जाने की कोशिश करें तो उन्होंने क्यों कहा कि मियाज्म को ट्रीट करना है? क्योंकि ज्यादातर होम्योपैथ क्या कर रहे थे, वो खुद भी मियाज्म के डिस्कवरी के पहले वही को कर रहे थे कि सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से दवाई दे रहे हैं, सिम्टम में आराम आ जा रहा है, लेकिन पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है। देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द 12 long years histories of the patients and cases। क्या हुआ था, क्या हुआ इसके पहले, क्या हुआ था उसके पहले, क्या हुआ था उसके पहले, जर्नी ऑफ डिजीज। तब उनको पता चला कि हम जो ठीक कर रहे हैं वो तो एंड प्रोडक्ट है, हम तो डिजीज के सिम्टम मिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। हम कहाँ खोजना है? इन these investigation the ascertainable physical constitution of the patient, his intellectual function, his moral function, his mode of living, his occupation। मियाज्म कहाँ है? उसके मोड ऑफ लिविंग में। मियाज्म कहाँ है? उसके इंटेलेक्ट में, उसके ascertainable physical constitution। देखो कितना क्लियरली लिखे, उसके सोशल रिलेशन, उसके डोमेस्टिक फंक्शन, यानी कि समाज में कैसा रिश्ते हैं उसको देखो, वहां मियाज्म में देखो। वहीं मत देखो डोमेस्टिक रिलेशन, घर में कैसे रिश्ते हैं, भाई बहनों माता पिता के साथ कैसे रिश्ते हैं, उसको भी देखो। वहां मियाज्म छोड़ो, उसको देखो, उसके देखो वाइफ के साथ कैसे रिलेशन। तो समाज में, घर में, पत्नी के साथ, इंटेलेक्ट में, मोरल्स में, एज में, ऑक्यूपेशन में, मोड ऑफ लिविंग में, etc. are to be taken into consideration
मियाज़म के कंसीव मियाज़म देखने के लिए क्या कहाँ खोजना है, आप कहाँ खोजते हैं मियाज़म? तो उन्होंने मियाज़म का कॉन्सेप्ट दिया क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर प्रिस्क्राइबिंग ओवर द सिम्टम सिमिलैरिटी। फिर उन्होंने लिखा कि होम्योपैथिक फिजिशियन कभी मियाज़म के सिम्टम्स को ठीक नहीं करता है, वो मियाज़म को ठीक करता है जिससे सिम्टम अपने आप ठीक करते हैं। हमें कन्वर्जन ठीक नहीं करना, हमें ल्यूकोरिया ठीक नहीं करना, हमें थायराइड ठीक नहीं करना, हमें सोरियासिस ठीक नहीं करनी, करनी है नहीं करनी, हमें द सिक ठीक करना है। उसमें क्या देखना है? उसमें मियाज़म ठीक करना है जिससे कि प्राइमरी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन अपने आप। मियाज़म कहाँ मिलेगा? उसके असर्टेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, whole history of social. That is the fundamental cause. That is what is undoubtedly morbid in the patient. क्या करना है? होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज, जहां से डिजीज डेवलप हो रही है, जर्नी डेवलप हो रही है, क्यों डेवलप हो रही है, क्या अनडाउटेडली मॉर्बिड है उसको, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द पेशेंट एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन। अगर दोनों चीजें आपस में मिला लोगे तो पेशेंट यूं ठीक होगा। सीओटी के साथ आप प्रिस्क्राइब कर पाओगे कि हाँ ये यही करना था। If you will try to find out what is exactly morbid in the patient, what is triggering the miasm, development of the miasm, by which the pathology is precipitated, अगर आप इस फिनोमेना को, इस सीरीज को समझ, और वो फिनोमेना पेशेंट्स के अंदर है, वही फिनोमेना मेडिसिन के अंदर है, अगर इन दोनों को आपने अडॉप्ट कर लिया है, अप्लाई कर पाए तो क्योर विल सी। अब मैं क्या सिखाऊं आपको, कैसे बताऊं? कोई तरीका मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ, ये कंफ्यूजन है। चीजें सिंपल, चीजें आसान, क्या करना है वो क्लियरली डिफाइंड है। रिलायबल, मोस्ट रिलायबल, इजीली कंप्रेहेंसिबल। आपको समझ में आ गई बात? क्या करना है? पेशेंट के अंदर ढेर सारी चीजें मॉर्बिड हैं, उसमें से देखो कौन सी चीज ऐसी है जो अनडाउटेडली मॉर्बिड है, जिसने मियाज़म को ट्रिगर किया। भाई मेरी लाइफ में 50 स्ट्रेस आए, 49 से मैं कोप अप कर पाया, एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस था जिसको मैं कोप अप नहीं कर पाया। तो लाइफ में होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज में बहुत सारी चीजें मॉर्बिड मिलेंगी, ठीक। बट व्हाट वाज द थिंग व्हिच ट्रिगर्ड द मियाज़म? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे मियाज़म ठीक करना पड़ा? वो देखो उसके मोड ऑफ लिविंग में, इंटेलेक्चुअल, डोमेस्टिक, सेक्सुअल, इंटेलेक्ट, मोड ऑफ लिविंग में देखो कौन सी ऐसी चीज थी जहां से समाज ने किया, घर ने किया, पत्नी ने किया, मोड ऑफ लिविंग ने किया, ऑक्यूपेशन ने किया, वो अनडाउटेडली मॉर्बिड कहाँ था? जिस दिन वो खोज लोगे उसने मियाज़म को ट्रिगर किया, मियाज़म ने पैथोलॉजी रिजल्ट की। अब आप पैथोलॉजी के सिम्टम्स है, अब आपको पैथोलॉजी के सिम्टम्स ठीक करने हैं, नहीं करने हैं? आपको क्या करना है? अनडाउटेडली मॉर्बिड किया है, वो किस मेडिसिन से ठीक है? अगर वो वैक्सेशन है, एनोइंस है, तो मैंने बताया कोलोसिस। अगर वो रिसेंटमेंट है कि मैं जिंदगी भर सबके लिए लगी रही और आखिर में सब मुझे छोड़ के चले गए, इस बात का अफसोस है, मलाल है, नाराजगी, ये रिसेंटमेंट है, तो रिसेंटमेंट आप वैलेरियाना से ठीक करोगे। अगर टेंडेंसी टू सप्रेस देयर और इमोशंस है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, अनेबल टू रिबेल है, तो जो परेशान कर रहा है उसके में, उसको बर्दाश्त करते जाना है कि इस तरह की क्लिंगी इमोशनल डिपेंडेंसी है, उसकी वजह से पैदा हुआ ग्रीफ है, तो इस ग्रीफ को ठीक करेगा, इस इमोशनल डिपेंडेंसी को, इस क्लिंगी इमोशनल डिपेंडेंसी को, अनेबल टू रिबेल, बीइंग यूज्ड बाय अदर पर्सन। अगर इस तरह का केस मिल रहा है तो इस तरह की शक्तियों को कौन ठीक करेगा? कॉफिया। अगर इमोशनल रिजेक्शन है नेटरम्यू। अगर सेंस ऑफ लैक ऑफ पावर है, रेस्पेक्ट, मनी, कुछ भी चाहिए जीवन में, तो वो क्यों चाहिए? वो उस गड्ढे को भरने के लिए, वो सेंस ऑफ लैक ऑफ पावर को फुलफिल करने के लिए। अगर सेंस ऑफ लैक ऑफ पावर है तो पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, पूरी जो भी कर रहा है वो, जब वो बॉसीनेस है, तो जब आपको इस एम्बिशन है, ग्रीड है, सब किस चीज के लिए नाम चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, क्यों चाहिए? रेस्पेक्ट, वो अंदर से सेंस ऑफ लैक ऑफ पावर को भरना है। अगर इस तरह का फिनोमेना देखने को मिल रहा है तो विच रेमेडी विल ट्रीट इट? लाइफ ऑफ
तो what is undoubtedly morbid, what is to be cured in the patient, and what is curative properties of the medicine, that is to say each individual medicine. हर मेडिसिन के अंदर एक लाइन का फिनोमेना है कि ये चीज हो रही है, ये इंसान को बीमार कर रही है, ठीक कर रही है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ जाए, तो अगर हम 10 लोग बैठ के, 12 लोग, 15 लोग बैठ के अगर एक ही पेशेंट देख रहे हैं और हम पेशेंट के अंदर डिफाइन कर पा रहे हैं कि क्या चीज है जो इसको बीमार करे, ढेर सारी चीजें मॉर्बिड है उसकी लाइफ में ना, लेकिन कौन सी चीज उसके लाइफ में पैथोलॉजी पैदा कर पा रही है, अगर हम ये डिफाइन कर पाते हैं तो क्या हम लोगों की अलग अलग मेडिसिन है, वी विल कंक्लूड ऑन द सेम कि हाँ ये अनडाउटेडली मॉर्बिड है, इसकी वजह से पैथोलॉजी आ रही, दैट इज व्हाट इज क्यूरेटिव, शुड बी क्योर्ड इन द पेशेंट, एंड ये मेडिसिन है जिसकी ये क्यूरेटिव पावर है। इतना फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस है होम्योपैथी, दैट इज व्हाई वी हैव द बेटर रिजल्ट्स कि हम फॉर्मूला बेस्ड ये करना है, ये है, ये इस मेडिसिन से ठीक होगा, ये चीज है इस मेडिसिन से ठीक होगी, ये फिनोमेना इस मेडिसिन से ठीक होगा, दिया डिस्कंटेंटमेंट विद एवरीथिंग। अगर डिस्कंटेंटमेंट है तो सीपीए से ठीक होगा, और डिस्कंटेंटमेंट नहीं है तो कितना सीपीए देते रहो तुम फिलोसफी लगा के, साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, पता नहीं क्या क्या लगा के। सीपीए का मेन कॉज क्या है, सीपीए का मेन कॉज, सीपीए की पैथोलॉजी कहाँ से आएगी, सीपीए की पैथोलॉजी कहाँ से आएगी, सीपीए की पैथोलॉजी आएगी जब घर में घर बन गया, हाँ बन तो गया, लेकिन पति अच्छा मिल गया, हाँ मिल तो गया, लेकिन बच्चा हो गया, बिटिया हो गई थी, लड़का चाहिए था, लड़का भी हो गया, हाँ हो तो गया, लेकिन घर में सब ठीक तो है, हाँ ठीक तो है, लेकिन नौकरी मिल गई आपको, नौकरी करना चाहते थे, नौकरी करना चाहती थी, नौकरी मिल गई, हाँ मिल तो गई, लेकिन जो चाहिए थी वो नहीं मिली। बहन चाहिए क्या था लाइफ में, कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते, क्या मिल जाता तो खुश हो जाते है ना। इसी सच काइंड ऑफ डिस्कंटेंटमेंट इन द पेशेंट, एंड दैट डिस्कंटेंटमेंट इज causing the pathology, that is what, that is the phenomena which CPS is going to heal in a person, in a lady। होम्योपैथी फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस है, ये फॉर्मूलाज हैं, ये मॉर्बिड है, इस मेडिसिन से ठीक होगा, पेशेंट के अंदर एनालाइज करो, दवाई दो, आगे बढ़ो, इतना काम करना है बस। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी बहुत मुश्किल काम था करना, मेरे ख्याल से होम्योपैथी आसान ही थी। डॉक्टर हनीमैन के मियाज़म का कॉन्सेप्ट लाने की वजह तो समझो, मियाज़म कोई अलग चीज थोड़ी ना थी, मियाज़म के लाने की वजह क्या रही, सिर्फ इतना सा कि सिम्टम्स रिलेटेड को दवाई दे रहे थे और पेशेंट ठीक हो रहा था, फिर वापस हो जा रहा था। तो उन्होंने कहा इस तरह से तो नहीं काम चलेगा, हमको क्या पीछे जाना पड़ेगा, हमको वो चीज खोजनी पड़ेगी कि मियाज़म क्या है, वो प्रोसेस क्या है ना। इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज ही ट्रीट द मियाज़म बाय विच प्राइमरी सेकेंडरी, सिंपल है। हाँ रह गई बात मटेरिया मेडिका की, तो अंडरस्टैंडिंग मटेरिया मेडिका वो डेवलप करना जरूरी है, और वो भी किस तरह से डेवलप करना जरूरी है कि ये मेडिसिन का फिनोमेना क्या है, इसके रूट में क्या है। मटेरियल मेडिका कुछ इस तरह से लिखी गई है ना कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, सबने सही लिखा, किसी ने गलत नहीं लिखा, बट इट इज समथिंग व्हाट आई विल टेल यू, दैट इज if we see an enlightened football and we are observing the hexagons and pentagons of this football, but we are not understanding the light in the core which is enlightening the all of the hexagon and pentagons. We have to understand the personalities, but we have to understand the phenomena within the remedy. What is the phenomena which will result in different kind of personality according to the resistance faced by the person. We need to understand the basic sensitivities of the remedies, how they are reacting, what is the phenomena in there। फिर कोई भी कैसा भी होगा, वो तो जो नया शख्स आएगा वो एक अलग ही होगा।